पर इससे हुआ यही कि देश प्रेम और बढ़ा। देश में एक तरह की नई आंधी, एक तरह का नया जोश, एक नया तूफान आया जो अंग्रेज संभाल नहीं पाए। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को आपको मिस नहीं करना है। याद रखिएगा, यह चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो सिपाही मिट्टी कहा गया था रिवोल्ट ऑफ फर्स्ट वॉर को, और इसके कई कारण हैं। जैसे पॉलिटिकल कारण है, पॉलिटिकल कारण में अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, आउटराइट वॉर करके कई युद्ध लड़े और युद्ध में जीत लिया। जैसे बैटल ऑफ बक्सर लड़ा तो बिहार और उड़ीसा को जीत लिया, उसी तरह से एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा तो मैसूर को जीत लिया। तो इसमें उन्होंने वॉर करके जीता। फिर सब्सिडियरी अलायंस में लॉर्ड वेलेस्ली ने हमारे इंडियन रूलर्स को क्या किया, को मोटिवेट किया कि वो उनके साथ ज्वाइन हो जाएं, हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लें। और एग्रीमेंट साइन करने से क्या होगा कि इंडियन किंग्स अब उनके डोमिनेशन में चले जाएंगे। एक तरह से राजा का जो अधिकार है वो चला जाएगा, क्योंकि अब उसकी राजा को ब्रिटिश सेना का खाना देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, ब्रिटिश रेसिडेंट को अपने देश में रखना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया लॉर्ड डेलहाउसी ने। लॉर्ड डेलहाउसी ने यह रूल बनाया जिसमें कि कोई भी इंडियन रूलर जिनका खुद का नेचुरल हायर नहीं होगा उस राज्य को वह हड़प लेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे राज्य छीन लिए गए, नागपुर, झांसी, सतारा, संबलपुर, किसको ला करके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ला करके। जबकि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो शुरू किया होता सब्सिडी अलायंस, उसमें अवध सबसे पहला शहर था अवध को लिया गया। फिर अवध के बाद किसको छीन लिया गया, अवध के बाद ले लिया गया निजाम ऑफ हैदराबाद को ले लिया गया। और उसके बाद तो बूंदी, मचेरी, हाँ ये सब राज्य है जिनको उन्होंने छीन लिया। जोधपुर, इनको ले लिया किसके नाम से, सब्सिडरी अलायंस के नाम से। फिर और क्या क्या एलेज मिसरूल लगाया, उन्होंने इल्जाम लगाया नवाब ऑफ अवध के ऊपर कि वह रूल अच्छे से नहीं कर रहे हैं और उनका राज्य भी छीन लिया। देखा, राज्य हमारा और छीन लिया उन्होंने। और वहां पर क्या किया, उल्टा किया, नवाब की सेना को डिसबैंड कर दिया, उल्टा हाई टैक्स लगा दिया। बहाना यह दिया था कि अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं। और क्या क्या, डिसरिस्पेक्ट टू बहादुर शाह, ये भी पॉलिटिकल रीजन है। उस समय बहादुर शाह सबसे फेवरेट, सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर थे देश के। कह सकते हैं सबसे लास्ट मुगल रूलर जो थे वो थे बहादुर शाह जफर II। और बहादुर शाह जफर का नाम कॉइन से हटा दिया गया। बहादुर शाह जफर को अलाउड नहीं किया गया कि अब उनके सक्सेसर्स आने वाले समय में टाइटल यूज कर पाएंगे, बादशाह, नवाब, टाइटल नहीं यूज कर पाएंगे, वो सिर्फ प्रिंस कहलाएंगे। और तो और लॉर्ड कैनिंग ने तो और बेइज्जत कर दिया इन लोगों, इनको कहा कि अब ये सिर्फ क्या करेंगे, टाइटल्स नहीं यूज कर पाएंगे। जबकि लॉर्ड डेलहाउसी ने यूज किया कि इनको रेड फोर्ट से भी निकाल दिया जाएगा। अभी रेड फोर्ट नहीं रहेंगे, लाल किला जो कि मुगल बादशाहों का घर होता था वह घर उनसे छीन लिया गया था। तो न्याय किया गया उनके खिलाफ बहुत, जिससे सारे मुसलमान इनके खिलाफ हो गए। और नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, उनको पेंशन देने से मना कर दिया। उनका सीट, उनका घर, उनका राज्य कहां था, पुणे, महाराष्ट्र में पुणे, पर वहां से उनको निकाल दिया गया और उनको भेज दिया गया कानपुर। नाना साहेब ने बदला लेने के लिए क्या किया, नाना साहेब ने देश भर में एमिशंस भेजा, मतलब वो टूर भेजा जो अलग अलग लोगों को जाकर राजाओं को क्या क्या सचेत किया, अंग्रेजों की पॉलिसी के खिलाफ भड़काया। नाना साहेब बाद में जब युद्ध हुआ तो वो चले गए नेपाल और जब लौट के नहीं आए। एक और प्रॉब्लम थी कि इंडिया को अंग्रेज रूल कर रहे थे, कहां से, ब्रिटेन से। इसका नाम दिया गया एब्सेंटी सोवर्निटी। हमारे भारत का धन दौलत कहां जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। इससे इंडियन नाराज थे उनके साथ। नेक्स्ट था इंटरफेरेंस, ये सोशल रिलीजियस रूल है। इंडियन के कस्टम्स रिलीजन्स में अंग्रेजों ने बहुत दखल देना शुरू कर दिया। जैसे एबोलिशन ऑफ सती कर दिया 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने कानून लगा करके बैन कर दिया। ये हमारा कस्टम था, आपने क्यों बैन किया, इंडियंस को बहुत नाराज हुई। विडो मैरिज एक्ट पास कर दिया जिसमें विधवाओं को शादी करने का परमिशन दे दिया। अब हमारे देश में इस समय अलाउड नहीं था। उस तरह लड़कियों को वेस्टर्न एजुकेशन दिया गया। तो इस तरह से हमारा अंग्रेजों से विश्वास खत्म होता चला गया। और क्या होने लगा, मॉडर्न इनोवेशंस, जैसे टेलीग्राफ पोल लगाए गए। लोगों को लगा कि टेलीग्राफ पोल में क्या किया जाएगा, लोगों को फांसी दी जाएगी। रेलवे चलाई गई तो लोगों का कि रेलवे जानबूझकर चलाई गई है ताकि यहां पर धर्म भ्रष्ट करे। हाई कास्ट और लो कास्ट को एक साथ एक डब्बे में एक जगह बैठाया जाता था। तो यह सब लोगों को, इंडियन को उस समय बहुत बुरा लगा। और अंग्रेजों ने हमारे साथ वैसे भी हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया, हमारे साथ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन चला। वो कैसे, अंग्रेजों ने हमारे इंडियंस को हमेशा लो माना, हमेशा एक्सप्लॉइट किया और कहा कि इंडियंस आर नॉट कल्चर्ड। हमारे लोगों को, उन लोगों ने क्या माना कि ये लोग क्या है, सोशली क्या है, समझदार लोग नहीं है। और अपने कास्ट को, अपने रिलीजन को हमेशा ऊपर मानते थे। हमारे साथ बहुत एरोगेंटली बिहेव करते थे। वो इंडियंस को बहुत कह सकते हैं, बहुत बदतमीजी से बात करते थे। और प्रॉब्लम किसी थी, मिशनरीज की भी थी। वो लोग हमारे देश में मिशनरीज भेज रहे थे। पहले ऐसा नहीं कर रहे थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में आई थी तो ऐसा काम नहीं कर रही थी। बट जब 1857 में बैटल ऑफ प्लासी हो गया तब उनका देश में जो राज्य है वो कंसोलिडेट हो गया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बड़े हिस्से पे क्या करने, धीरे धीरे करके रूल करने लगी। उसके बाद उन्होंने मिशनरीज को प्रमोट किया। मिशनरीज वो लोग होते हैं जो धर्म का प्रचार करने जाते हैं और धर्म के नाम पे लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करा लेते हैं। और क्या हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन का डर था, क्योंकि इंडियंस बच्चे जो मौलवीज के पास पढ़ते थे, हाँ, और या तो जो संस्कृत के विद्यालय में पढ़ते थे, जैसे कलकत्ता मदरसा था, वहां मौलवी लोग पढ़ाते थे, वहां इंग्लिश क्लास को कंपलसरी कर दिया गया। इंडिया में बनारस में जैसे बात करें, काशी में संस्कृत यूनिवर्सिटी थी जिसको बनारस संस्कृत कॉलेज कहते हैं, वहां भी ऐसा ही किया गया, इंग्लिश क्लास कंपलसरी कर दिया गया। तो इनको समझ में आया कि हमारे बच्चों को क्या कर रहे हैं लोग, क्रिश्चियन बनाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। और क्या हुआ, इकोनॉमिक भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश से सस्ते में रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लिया अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। बताइए, वहां इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इंडिया से जाएगा। और वहां जो माल तैयार हो रहा है वो कहां आएगा, वो बिकेगा भी हमारे देश में। तो हमारे देश में डबल नुकसान, दोनों तरफ से हमारे देश को बर्बाद कर दिया गया। यहां से कच्चा माल जा रहा है, वहां से फिनिश गुड बनकर के देश में ही आ रहा है, और वो भी सस्ते दाम में आ रहा है। नतीजा, हमारे इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हैं, जो गुड बनाने वाले हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। ये सब अंग्रेजों की चालाकी थी। हैंडीक्राफ्ट करने वालों को बर्बाद कर दिया क्योंकि उनके कोई खरीदार नहीं है। अब हैंडीक्राफ्ट वाले अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो उस पर हाई कस्टम ड्यूटी लगा दी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया से पहले जब बिजनेस करते थे, जब
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई ट्रेड करने, याद रखेगा अंग्रेजों ने हमारे पर रूल नहीं किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। हाँ, एक ब्रिटिश कंपनी थी, इसके पास पावर था। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पहले ट्रेडिंग के काम करने आई थी और धीरे धीरे क्या करती, जब इंडिया से सब सामान एक्सपोर्ट करके ले जाती थी तो हमें बदले में गोल्ड देती थी। और जैसे ही इंडिया का पावर उसके पास आया, बैटल ऑफ प्लासी के बाद उसने क्या किया, इंडिया को जो गुड्स ले जाती थी वो इंडिया के ही सरप्लस से पैसा लौटा देती थी। जो लोग एक्सपोर्ट सरप्लस करते थे, हाँ, उससे वो पैसा वसूल लेते थे। भारत में कोई बदले में कोई गोल्ड नहीं आ रहा था, समझ आया? हमारे भारत की वेल्थ चले जा रही थी, वहां पर बदले में रिटर्न में कुछ हमें मिल नहीं रहा था, इसे नाम दिया गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। हमारी कॉटेज इंडस्ट्री बर्बाद हो गई क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज के जो खरीदार थे, जो राजा हुआ करते थे, वो बर्बाद हो गए, जो लॉर्ड्स होते थे वो भी खत्म हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉटेज इंडस्ट्री चलाने वाले जो लोग थे, आर्टिशंस थे, उनका सामान अब एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है आज भी, पर ये लोग बर्बाद हो गए सालों। ठीक है, और क्या हुआ, पीसेंट्री बर्बाद हो गई, फार्मर बर्बाद हो गए, क्योंकि जो नए जमींदार आए वो ब्रिटिश द्वारा अपॉइंटेड जमींदार थे, ये फार्मर्स को दबाते थे, कुचलते थे, ये फार्मर से हाई लैंड रेवेन्यू चार्ज करते थे और फार्मर्स नहीं देते थे तो उनको मारते पीटते थे और उनकी लैंड को भी छीन लेते थे। तो फार्मर्स क्या हो गए, बेचारे बेरोजगार हो गए। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू की वजह से देश में गरीबी बेरोजगारी थी, देश में हजारों युवा पढ़े लिखे नागरिक क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे, और ये सब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। और समस्या क्या आई, इंडिगो फार्मर्स जो नील की खेती कहते हैं, उनको मजबूर किया गया। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने फार्मर्स को मजबूर किया कि एक पर्टिकुलर फील्ड पे इंडिगो उगाया जाए, नील उगाया जाए। ये क्या काम आएगा, ये सारा प्रोडक्ट कहां चला जाएगा, अंग्रेजों की टेक्सटाइल मिल में चला जाएगा, और इंडियन फार्मर्स को उसके बदले पैसे नहीं मिलते थे, इसी लोग नहीं उगाना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में जो पहले तालुकदार जमींदार हुआ करते थे, उनसे कहा गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करिए, आप प्रेजेंट करिए कि ये जमींदारी आपके पास है। तो अगर आपके पास नहीं होगी तो सरकार उनकी क्या करती थी, लैंड ले लेती थी। उनकी सारी लैंडेड प्रॉपर्टी सरकार ने ले लिया, और ऐसे 20,000 लैंडलॉर्ड्स थे, और उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको दे दिया। और वो जो नए जमींदार थे वो बड़े क्रूर थे, कसाई थे एकदम। उन्होंने लोगों को क्या कर दिया, फार्मर्स को खूब नोचा, खूब टैक्स वसूल किया, लगान वसूल किया। और क्या हुआ, मिलिट्री कॉज क्या हुआ, हमारे इंडियन सोल्जर्स के साथ बदतमीजी करते थे। जिन सैनिकों ने अंग्रेजों को पूरा भारत जीत के दे दिया, जो भारतीय सिपाही थे, उन्हीं को उन्होंने ठीक से खाना नहीं दिया, ठीक से सैलरी नहीं दी, और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी दुख की बात है, उनको किसी तरह का सम्मान नहीं था, उनको नजर हेट की दृष्टि से देखा जाता था, घृणा भाव से रखते थे उनको। और क्या था, एक कानून बनाया उन्होंने, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम है जनरल सर्विस एलिसमेंट एक्ट। इसमें कहा गया कि इंडियंस सोल्जर्स को कभी भी देश के बाहर सेना के सर्विस के लिए भेजा जा सकता है, जो कि इंडियंस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि समुद्र नहीं लागना चाहते थे। इंडियन सोल्जर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी सेना में, 4000 इंडियन सैनिक और 1 यूरोपियन सैनिक, सोच लीजिए कितने ज्यादा हम लोग थे। और क्या था, इंडियन सैनिकों की प्रमोशन भी नहीं होती थी। अधिक से अधिक पोस्ट कौन सी रखी गई थी, सूबेदार। सूबेदार की सारी ऊपर की पोस्ट और सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस अंग्रेजों के पास रहती थी। ब्रिटिश आर्मी कई बार युद्ध हार चुकी थी, कई युद्ध हार चुकी थी ब्रिटिश आर्मी, जैसे क्रिमियन वॉर हार चुकी थी, वो अफगान वॉर हार चुकी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में जो संथाल ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों को हरा दिया था। तो यह यकीन हो गया कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। हाँ, हमने अंग्रेजों को धूल चटाई थी, तो इसके बाद तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, हम सब रिवोल्ट के लिए तैयार हो गए। फाइनली आता है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज ये है, इंडिया में अंग्रेजों ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की। पहले चलती थी मस्केट राइफल, जिसको ब्राउन बेस कहते थे। इसके बदले एक नई राइफल लाई, नाम है एनफील्ड राइफल। इसको कार्ट्रिज भरने के लिए कार्ट्रिज को माउथ से टीयर करना पड़ता था, और तब कार्ट्रिज को क्या करना था, बंदूक में फिट करना होता था, क्योंकि कार्ट्रिज पे ग्रीस ऑफ काउ एंड पिग लगा था, है ना, मतलब कार्ट्रिज को गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया था। हिंदूज ने यूज करना मना कर दिया, क्योंकि काउ का फैट लगा था, चर्बी लगी थी, और मुसलमानों ने पिग का लगा था, इसलिए मना कर दी। नतीजा, अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती की, और यहीं से शुरू हुआ, यहीं से युद्ध हुआ शुरू, है ना। शुरुआत हुई मंगल पांडे से। मंगल पांडे ने अपने ही एडजंक्टेंट, अर्थात अपने ही अधिकारी को बैरकपुर में क्या कर दिया, भून दिया। हाँ, और मंगल पांडे को फिर वहीं पे फांसी दे दी गई। वहां से शुरू हुआ, हाँ, 34 नेवल इन्फेंट्री, है ना, बैरकपुर से शुरू हुआ, वहां से शुरू हुआ, पूरे देश में फैल गया। सबसे बड़ा सेंटर बना, शुरुआत का सबसे पहला सेंटर बना मेरठ का। मेरठ से यह पूरे देश में फैल गया, चारों तरफ। जो ब्रिटिश सैनिक थे, ब्रिटिश कब्जे की जितनी जगह होती, सबको उन्होंने लूट पाट लिया। ठीक है, हर जगह अलग अलग लीडर्स थे। जैसे लखनऊ में पूछोगे तो मैं कहूंगा बेगम हजरत महल। मुझसे पूछोगे बरेली में कौन था, तो मैं कहूंगा बरेली में खान बहादुर जी थे। और बिहार में कौन थे, तो बिहार में कुंवर सिंह थे। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लीडर्स ने क्या किया, अंग्रेजों से लोहा लिया। और फैजाबाद में कौन थे, अब्दुल्ला जी, अहमदुल्ला जी। तो अलग अलग राज में क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लोहा लिया। झांसी में कौन थी, झांसी में कौन थी, लिखिए कौन था झांसी में जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। और कानपुर में कौन था, हाँ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर में कौन था, बताइए, हु वाज लीडिंग द ब्रिटिश रिवोल्ट एट कानपुर। तुम्हें बताना है, मैं नहीं बता रहा। कौन था जिसने ब्रिटिश रिवोल्ट को लीड किया कानपुर में। और अब आता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या हुआ, हम हार गए। हमारे बहुत सारे इंडियन राजाओं ने भी मदद की, हाँ, बहुत सारे इंडियन राजाओं ने मदद की, जैसे निजाम ने मदद की, सिंध में मदद की, कई सारे राजाओं ने उनको सपोर्ट किया, पंजाब ने मदद की। ठीक है, तो कंपनी रूल वापस स्टेब्लिश हो गया, है ना, वापस क्या हो गया, अंग्रेजों ने रूल स्टेब्लिश कर लिया। बट कंपनी जो अभी तक रूल कर रही थी उसको बंद कर दिया गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी रूल को, तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया, और ये रूल उठा करके किसको दे दिया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया गया। समझ आया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, जिसके बाद पावर किसके पास चला गया, कंपनी से छीन करके ब्रिटिश पार्लियामेंट के। अब पावर ट्रांसफर हो गया ब्रिटिश क्राउन के अंदर में, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम का पद बनाया गया। क्या नाम है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये क्या करेंगे, यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करेंगे, देश को अब गवर्न करेंगे। ठीक है, पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, और सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में रखा जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने अनाउंसमेंट किया कि अब हम धर्म के मामलों में लोगों के इंटरफियर नहीं करेंगे।
और वो लोग जिन्होंने क्या किया, कोई अपराध नहीं किया है, जिन्होंने इस फर्स्ट वॉर में पार्टिसिपेट किया, हम उसको छोड़ देंगे, सिवाय उनको जिन्होंने मर्डर किया था यूरोपियंस, उनको नहीं छोड़ेंगे। और क्या हुआ, मुगल रूल खत्म, लास्ट मुगल रूलर खत्म। और आखिरी पेशवा कौन थे, लास्ट पेशवा कौन थे, जिसका आपने आंसर लिखा है अभी तुमने आंसर टाइप किया, कानपुर में थे नाना साहेब, नाना साहेब, खत्म। प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया कि आपके साथ जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो आपके साथ हमारे रिलेशंस हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं, आपके साथ जितनी भी पुरानी ट्रीटीज पॉलिसीज हैं उनका हम समर्थन करते हैं। और जिन प्रिंसली स्टेट्स ने मदद किया था, सरकार ने उनको रिवॉर्ड किया, जिन जिन राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी उनको रिवॉर्ड किया गया, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की एम्प्रेस ऑफ इंडिया उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और हमारे राजा उनके जूनियर पार्टनर के रूप में रहने लगे। देश में एक नई पॉलिसी शुरू की अंग्रेजों ने, फूट डालो और राज करो। देश के लोगों को पीपल के खिलाफ, कास्ट को कास्ट के खिलाफ, रूलर्स को सब्जेक्ट के खिलाफ, सब्जेक्ट को रूलर्स के खिलाफ, सबको, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ भड़का दिया, जान उसके भड़काया ताकि आपस में लड़ते रहे और हमसे आजादी न मांगे। अंग्रेजों ने कभी भी नहीं छोड़ा रेशियल एंटागोनिज्म, मतलब हमारी रेस सुप्रीम है, हम सुप्रीम है, और अपने लिए उन्होंने हमेशा क्या किया, अलग प्लेस रखी, जैसे अलग रेलवे कंपार्टमेंट्स, अलग पार्क, अलग एजुकेशन सेंटर, अलग सोसाइटी, जहां इंडियंस को अलाउ नहीं था। और क्या रखा, फॉरेन पॉलिसी बना रखी थी जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंटरेस्ट का ध्यान रखते थे। रिलीजियस पॉलिसी में उन्होंने नया रिलीजियस पॉलिसी बनाया कि हम क्या करेंगे, धर्म के मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे। तो मैंने कहा अंग्रेज बोल ऐसा रहे पर करेंगे उल्टा। चेंज इन द आर्मी क्या हुआ, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये समझ में आ गया कि सेना को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब प्रपोर्शन ऑफ द यूरोपियंस को बढ़ा दिया गया। अब एग्जांपल के रूप में बंगाल में 1:2 थे, इसका मतलब है 1 यूरोपियन और 2 इंडियन सैनिक, जबकि मद्रास और बॉम्बे में क्या था, 2:5 था, 2 यूरोपियंस पे 5 इंडियन सैनिक। तो देखा अब यूरोपियंस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। और क्या किया गया, यूरोपियंस को सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ मिलिट्री पोजीशन रखी गई, जो बड़ी पोस्ट हुआ करती थी सब किसके पास रहेगी, अंग्रेजों के पास रहेगी। और इंडियन सोल्जर्स को क्या किया गया, इंडियन सोल्जर्स को जो लोग इन्फेंट्री के थे उनको डिस्पेंड कर दिया गया, और सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड एमिनेशंस किसके पास चले गए, ब्रिटिशर्स के पास चले गए, ठीक है। और क्या क्या, नेशनलिज्म को डिस्करेज करने के लिए कास्ट और कम्युनिटी के बेसिस में नई रेजिमेंट बनाई गई। जैसे मैंने कहा पंजाब रेजिमेंट बनाई तो पंजाबी को भर दिया, असम रेजिमेंट बनाई तो असमी को भर दिया, बिहार रेजिमेंट बनाई तो ऐसा कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे रेजिमेंट बनाई ताकि आपस में लड़ते रहे। सोल्जर्स के पास न्यूज़पेपर ना पहुंचे, जर्नल ना पहुंचे, ताकि देश में क्या चल रहा है वो ना पता पड़ सके। हाँ, ऐसा कोशिश की गई। देश को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर दिया गया, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर दिया गया, हाई टैक्स लगाया गया, पर इससे हुआ यही कि देश प्रेम और बढ़ा। देश में एक तरह की नई आंधी, एक तरह का नया जोश, एक नया तूफान आया जो अंग्रेज संभाल नहीं पाए, ठीक है ना।